सो हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे सीए फाइनल एससीएमपी के चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में। और इस चैप्टर का अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक आपको बताऊं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में आता है दोस्तों, और वो भी टॉप में आता है। क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपको कितने मार्क्स दोस्तों, जी हाँ, 22-25 मार्क्स तक का एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। और इतना ही नहीं, ये जो 22-25 मार्क्स हैं इसमें आपसे थ्योरी भी पूछी जाती है, और इस बार का अटेम्प्ट देख लो अगर जुलाई 2021 वाला, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, और अच्छे खासे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में तंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर हो जाता है इम्पॉर्टेंट। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, सब कुछ कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और इंश्योर करेंगे कि एग्ज़ाम में 20-25 मार्क्स तक का जितना भी इस चैप्टर में से पूछा जाए वो हम इजीली टैकल कर पाएँ। और इस चैप्टर के कनेक्शंस दूसरे चैप्टर से जाकर भी जुड़ जाते हैं। अगर आप केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे सो आपको इस चैप्टर का लिंक बजटरी कंट्रोल के चैप्टर से भी मिलेगा, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर से भी लिंक क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सो ये एक तरीके का बेसिक चैप्टर है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला सेगमेंट है वो बेसिकली इस चैप्टर से रिलेट करता है, हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। ठीक है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि आपने एक बार जो थियरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रीड आउट किए हुए हैं, बिकॉज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस इन अ प्रेटी वेल मैनर। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में अगर मुझे बात करनी हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट्स को प्रॉफिट सेंटर्स या कॉस्ट सेंटर्स या फिर डिफरेंट तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करती हैं। जैसे कुछ डिपार्टमेंट को हम क्या देते हैं कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू अर्न प्रॉफिट, तो उस डिपार्टमेंट को मैं बोलूँगा प्रॉफिट सेंटर। कुछ डिपार्टमेंट्स को मैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन का वर्क एलोकेट करता हूँ, तो उन डिपार्टमेंट्स को मैं बोलता हूँ कॉस्ट सेंटर। सो इस तरीके से मैं सेंटर्स को डिवाइड कर देता हूँ, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर की कैटेगरीज में। नंदलेस थियरी पोर्शन में इतना डीप नहीं जाएंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द एग्जाम्पल पोर्शन, क्योंकि ये एग्जाम्पल न्यूली ऐड हुआ है। और देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में आईसीआई ने क्या डिस्कशन की हुई है। A transport department of a 5-star luxury hotel has a total of 5 cars in operation to pick and drop its guests. So एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है 5 स्टार लग्जरी होटल का, और उनके पास 5 कार्स हैं जो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती हैं अपनी गेस्ट को। बजटेड कॉस्ट इज 262,500, आउट ऑफ विच 75,000 इज फिक्स्ड इन नेचर फॉर 25,000 किलोमीटर्स। सो 5 गाड़ियां हैं, 75,000 फिक्स्ड कॉस्ट इंकर होती है अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 25,000 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अ क्वार्टर, तो ये 25 किलोमीटर्स एक गाड़ी रन करेगी इन अ क्वार्टर, ऐसा हमने बजट बनाया, और हमारी कॉस्ट हमने डिसाइड की कि 2,62,500 की कॉस्ट हमें इंकर करनी पड़ सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज कमिटेड इन नेचर एंड अनअवॉइडेबल टू द होल एक्सटेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द क्वार्टर इमीडिएटली क्लोज्ड, किलोमीटर्स कवर्ड बाय कार was 23,600 and cost incurred was 254,750. सो हमने सोचा था कि 25,000 किलोमीटर्स एक क्वार्टर में हम रन कर लेंगे, बट इस पर्टिकुलर केस में हमने सिर्फ 23,600 किलोमीटर्स ही रन किए। अब 25,000 किलोमीटर्स के लिए कॉस्ट इंकर होनी चाहिए थी 2,62,500 की, जबकि 23,600 किलोमीटर्स के लिए कॉस्ट इंकर हुई 2,54,750 की। द कार कैन बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड एट 12 पर किलोमीटर। अगर ये 5 गाड़ियां हम खुद ना चलाकर कहीं बाहर से हायर पे ले लेते तो हमें 12 रुपीज़ पर किलोमीटर का खर्चा आता।
ठीक है। अब बेसिकली ये एग्जाम्पल है, बट अगर इसे मैं क्वेश्चन फॉर्म में समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखना है कि जो कॉस्ट हमने 23,600 किलोमीटर के लिए इंकर करी, क्या वो सही है या वो गलत है। और मुझे जब भी ऐसा डिसाइड करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो जब भी मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करनी है यारों, तो मैं सिर्फ उसे एज अ कॉस्ट सेंटर देखकर नहीं चलूँगा, मैं उसे एक बार कॉस्ट सेंटर मानते हुए आंसर को सॉल्व करूँगा, उसके बाद में एक बार उसे प्रॉफिट सेंटर मानते हुए अपने आंसर को सॉल्व करूँगा। बिकॉज लेट मी टेल यू, किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते वक्त मुझे उसे एक एंगल से नहीं, हर एंगल से इवेल्युएट करना चाहिए। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थियरी में हमने पढ़ा हुआ है, इफ़ यू नो द थियरी पोर्शन वेरी वेल। सो चलिए इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस को एज अ कॉस्ट सेंटर, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो चलिए देखना शुरू करते हैं एज अ कॉस्ट सेंटर इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। देखो, वेरिएबल कॉस्ट इनकी इंकर होनी चाहिए थी 7.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। 23,600 किलोमीटर्स के लिए 177,000। अब आप पूछेंगे कि ये 7.5 रुपीज़ पर किलोमीटर कैसे डिसाइड किया गया। देखो, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 262,500 हमारी कॉस्ट इंकर की जानी चाहिए फॉर 25,000 किलोमीटर्स। ये नीचे वर्किंग नोट बनाया हुआ है, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। बजट के अकॉर्डिंग हमें 262,500 की कॉस्ट इंकर होनी चाहिए थी, जिसमें से 75,000 तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 187,500 की, विच इफ वी डिवाइड बाय 25,000 किलोमीटर्स वी गेट द वेरिएबल कॉस्ट टू बी 7.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और अगर मैंने 23,600 किलोमीटर अपनी कार को रन किया है तो मुझे कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, मुझे कॉस्ट आनी चाहिए 1,77,000 की, जो यहाँ पर कैलकुलेट हुई है। और इसमें अब मैं अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी इंकर कर दूँ, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होने नहीं वाली, नो मैटर व्हाट कितने किलोमीटर हमने चलाया, तो कॉस्ट हमारी आनी चाहिए थी 2,52,000 की। बट एक्चुअली मेरी कॉस्ट कितनी इंकर हुई, एक्चुअली मेरी कॉस्ट इंकर हुई 2,54,750 की। यानी कि कॉस्ट में वेरिएंस देखने को मिला कितना, 2750 का एडवर्स वेरिएंस मुझे देखने को मिला। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से, मैं इजीली कंक्लूड कर सकता हूँ कि एज अ कॉस्ट सेंटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है जितना उसे होना चाहिए। एज अ कॉस्ट सेंटर उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। बट क्या हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक एफिशिएंट डिपार्टमेंट नहीं है? नो, हमने उसे एज अ कॉस्ट सेंटर तो इवेल्युएट कर लिया है, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक बार उसे प्रॉफिट सेंटर की तरह भी इवेल्युएट करके देखें। सो चलिए देखते हैं कि एज प्रॉफिट सेंटर कितना अर्निंग उन्होंने हमें अर्न करके दिया, तभी हम परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर पाएंगे। सो एज अ प्रॉफिट सेंटर एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 23,600 किलोमीटर्स, देखो अगर मैं बाजार से हायर पे लेता तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे 23,600 किलोमीटर्स के लिए 12 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता, और मुझे टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ती 2,83,200 की। बट एक्चुअली कितनी कॉस्ट मेरी इंकर हुई है इतने किलोमीटर्स के लिए, 2,54,750 की। यानी मैंने कितने पैसे सेव किए, अगर मैं बाहर खर्चा करने जाता तो मुझे 2,83,200 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर करना पड़ता, बट खुद मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैंने कितने पैसे सेव किए दोस्तों, आई मैनेज टू सेव 28,450। सो एज अ प्रॉफिट सेंटर मैं बोल सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज वेरी efficient. This is what we are going to deal in this particular chapter. As a profit center, as a cost center, एक डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, 360 डिग्री व्यू लेकर हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कोई डिपार्टमेंट अच्छा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये रिसेंटली एडेड क्वेश्चन था और दोनों तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इसे रेवेन्यू सेंटर के तौर पे भी कंपेयर करूं तो मुझे पॉजिटिव रेवेन्यू ये लाकर देगा, और इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट सेंटर कभी होता नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव से इसे इवेल्युएट नहीं करते। वरना अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसे कॉस्ट सेंटर के तौर पे भी इवेल्युएट करना है, रेवेन्यू सेंटर के तौर पे भी इवेल्युएट करना है, प्रॉफिट सेंटर के तौर पे भी इवेल्युएट करना है, एंड इन द लास्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर के तौर पे भी इवेल्युएट करना है। चारों तरीके से कंपैरिजन करते हुए हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कोई डिपार्टमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। तो थियरी पोर्शन आपने समझा हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखते हैं इस चैप्टर के बाकी इलस्ट्रेशंस, और एक बार आप सारे, अगर आपने थियरी नहीं भी रीड आउट की हुई है कोई इशू नहीं है, आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और जो थियरी क्वेश्चंस मैं इस चैप्टर में कवर करवाने वाला हूँ, आप सिर्फ उतना समझ लीजिए, आधे से ज़्यादा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा इस चैप्टर का इजीली, और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तो सभी क्वेश्चंस हम वैसे भी करने ही वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखा और समझने की कोशिश की कि कैसे इवेल्युएट करते हैं डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को। आगे बात की हुई है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स की इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देखिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दो तरीके के परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट शो यू। कुछ फाइनेंशियल मेजर्स हमें दिए हुए हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दिए हुए हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है और ये हमारा थियरी पोर्शन है, और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी हाउ, अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल मेजर्स के बारे में। आरओआई और रेजिडुअल इनकम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस बार एग्जाम में इन दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर एक अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया आईसीआई ने। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, भाई ये वाला कॉन्सेप्ट हम एफआर में भी देखते हैं, एसएफएम में भी देखते हैं, और कॉस्टिंग में भी ये दिया हुआ है, तो ये तो ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें पता ही होना चाहिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको साथ के साथ रीड आउट करवा रहा हूँ, तो हमारा कुछ मिस ना हो उस पर्पज से। चलिए, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल इनकम के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हम 100% कवरेज की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस रेजिडुअल इनकम, दोनों में से कौन सा मेजर ज़्यादा अच्छा है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, बट देख लेते हैं कि ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा, और उसके लिए दिया हुआ है हमें ये एक एग्जाम्पल। यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ कंपेयर करेंगे कि वेदर आरओआई और रेजिडुअल इनकम, which one is more preferential to measure the performance of departments। सो दो डिविजन्स दी हुई हैं, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, और दोनों के पास ही 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डिवीजन ए के पास जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो 2 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन इन्हें दे देगा, जबकि डिवीजन बी के पास जो प्रपोजल है वो 1.4 लाख का इन्हें कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम रिटर्न वाइज कैलकुलेट करें, 20 लैक्स के ऊपर अगर मैं 2 लाख अर्न करता हूं तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है 10% का। यहीं अगर डिवीजन बी के केस में मैं बात करूं तो मेरा रिटर्न ऑन प्रपोज प्रोजेक्ट बन जाएगा 7% का। ठीक है, क्या अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमें इसके लिए देखना होगा कि प्रेजेंट आरओआई मेरी कितनी है। अब अगर मैं डिवीजन ए की बात करूं, प्रेजेंटली दे आर अर्निंग 13%, और इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से दे वुड बी अर्निंग 10%। क्या इन्हें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनकी कैपेसिटी जब ऑलरेडी 13% अर्न करने की है, तो क्यों ये 10% वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? आई होप यू अग्री विद मी। वहीं अगर डिवीजन बी की बात करें, प्रेजेंटली दे आर अर्निंग 5%, और जो नया प्रपोजल है ये इन्हें 7% की अर्निंग अलाउ करता है, तो क्या इन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यहाँ पर तो अब एज अ कंपनी बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज डिवीजन ए कह रहा है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, जबकि डिवीजन बी कह रहा है कि मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो आरओआई के मेजर में देखने को मिलती है। हर डिवीजन अपने अपने प्रेजेंट आरओआई को प्रपोज्ड आरओआई से कंपेयर करता है और डिसीजन लेता है, और जनरली इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं जैसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है।
डिवीजन ए कह रहा है कि नहीं एक्सेप्ट करना, जबकि डिवीजन बी कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो एक्सेप्ट करना है। ऐसे में हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% की। तो अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, क्या मुझे ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए जो मुझे 7% की अर्निंग दे रहा है? नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। सो एनीथिंग अबव 8% इज एक्सेप्टेबल टू मी एज अ कंपनी, बट 8% से नीचे मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। फिर चाहे डिवीजन बी क्यों ना कहे कि ये तो मुझे 7% अर्न करके दे रहा है, जो मेरी करंट अर्निंग से ज़्यादा है, स्टिल हम इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सो ROI में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हमने देखा, ठीक है। बट ROI का एक बेनिफिट भी होता है, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। ROI फैसिलिटेट्स कंपैरिजन दोस्तों। जब भी हमें एक से ज़्यादा डिवीजन या एक से ज़्यादा कंपनी को कंपेयर करना होता है परफॉर्मेंस वाइज, तो ROI वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रेजिडुअल इनकम के बारे में, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू रेजिडुअल इनकम को समझाया हुआ है, विच इज़ गुड बिकॉज कंपैरिजन ईजी हो जाता है यहाँ पे। देखो, अगर मैं डिवीजन ए की बात करूँ तो 20 lakhs के प्रपोज प्रोजेक्ट पे कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीज़ का है, और वहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% दी हुई है, यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 लाख रुपीज़ के ऊपर कितनी हो जाएगी? 1.6 लाख रुपीज़ की। सो मुझे अगर 2 लाख की अर्निंग हो रही है और 1.6 लाख का कॉस्ट इंकर हो रहा है, तो नेट मुझे बेनिफिट कितना हो जाएगा? 0.4 या फिर 40,000 रुपीज़ का मुझे रेजिडुअल इनकम बच जाएगा। वहीं अगर मैं डिवीजन बी के लिए सेम कैलकुलेशन करूं, मेरा रेजिडुअल इनकम आ जाएगा अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि डिवीजन ए भी एक्सेप्ट कर लेगा इस प्रोजेक्ट को, और डिवीजन बी भी इस प्रपोजल को मना कर देगा, बिकॉज यहाँ पे लॉस हो रहा है। आपको नहीं लगता यही तो कंपनी चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि एनीथिंग अबव 8% इज एक्सेप्टेबल टू दी कंपनी, और रेजिडुअल इनकम वैसा करने में मदद कर रहा है दोनों ही डिविजन्स को, बिकॉज यहाँ पर हमारी रिटर्न 8% से ज़्यादा है और रेजिडुअल इनकम में भी हमें पॉजिटिव फिगर निकल के मिल रहा है। तो हम बिल्कुल, डिवीजन ए भी बोलेगा कि हाँ मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और डिवीजन बी भी मान जाएगा कि हाँ, सिंस लॉस इज कमिंग ओवर हेयर, वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई दोस्तों, ठीक है। सो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई, बट ROI में हम कंपेयर कर पा रहे थे चीज़ों को। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे कंपैरिजन फैसिलिटेट नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर्स में हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, द रेजिडुअल इनकम इज़ नॉट कैपेबल टू बी यूज्ड एज अ टूल फॉर मेकिंग दी कंपैरिजन। सो दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। नो इश्यूज़, दोनों ही टूल्स को कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। आगे क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है, एक द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू टू डिविजन्स W1 एंड W2 ऑफ अ शिपिंग कंपनी। W1 एंड W2, W1 का प्रॉफिट है 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, वेरी गुड, और W2 का प्रॉफिट है 31,20,000 रुपीज़ ओनली, W1 से काफ़ी कम। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो W1 की इन्वेस्टमेंट है 9 करोड़ 60 लाख रुपीज़ की, as compared to 1 करोड़ 56,000 ओनली ऑफ W2 डिवीजन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दी हुई है कंपनी की 10% की, ठीक है। सो अब आगे देख लेते हैं कि ROI और RI को कलेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, अगर मैं डिवीजन W1 का ROI निकालूं तो वो आ जाएगा 12.5%। 12.5% कैसे आया दोस्तों? अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख को 9,60,000 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ, 12.5% इज द आंसर विच आई एम गोइंग टू गेट। बट अगर सिमिलर वे में W2 के लिए मैं ROI निकालूँ तो वो आएगा 20% का। सो 12.5 और 20% कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो मैं बोल सकता हूँ W2 डिवीजन हैज़ हायर ROI। ये क्या हो गया? हम तो अभी तक सोच रहे थे कि W1 इज़ बेटर बिकॉज ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, बट ROI डिवीजन ने तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एज पर ROI, W2 इज़ अ मच बेटर डिवीजन।
बट अगर मैं रेजिडुअल इनकम के बेस पर डिसाइड करना चाहूँ, रेजिडुअल इनकम क्या होता है, मेरे प्रॉफिट्स में से सभी खर्चों को डिडक्ट करने के बाद व्हाट इज़ द रेजिडुअल इनकम दैट आई एम अर्निंग। अगर मैं W1 के केस में ये चीज़ डिस्कस करूँ, सो 1 करोड़ 20 लाख का मेरा प्रॉफिट आ रहा है और उसमें से 9 करोड़ 60 लाख पर 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से खर्चा निकालूं तो खर्चा आएगा 96 लाख रुपीस का। सो 1 करोड़ 20 लैक्स माइनस 96 लैक्स, मेरा आंसर आ जाएगा 24 लाख रुपीस का। सिमिलर वे में W2 के लिए अगर मैं आंसर सॉल्व करूं, मेरी रेजिडुअल इनकम आएगी 15,60,000 रुपीस की। यानी यहाँ पर रेजिडुअल इनकम के बेस पर बेटर डिवीजन कौन सा है, वो है डिवीजन W1। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं RI के बेस पे आंसर चेक करूं तो RI के बेस पे मेरा आंसर आ जाता है डिवीजन 1 इज मोर बेटर। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, बिकॉज ROI कुछ और कह रहा है और RI कुछ और कह रहा है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम टेलिंग यू कि रेजिडुअल इनकम के केसेस में कंपैरिजन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइज इफेक्ट। जी हाँ, ये नोट आप पढ़ सकते हैं। द एग्जाम्पल शोज दैट RI इज सब्जेक्ट टू साइज इफेक्ट बिकॉज WI की जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रेजिडुअल इनकम का जो टूल है वो हमेशा उसी को प्रेफर करेगा जिसका इन्वेस्टमेंट साइज ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमने थोड़ा सा और समझा ROI वर्सेस RI को इस एग्जाम्पल के थ्रू। और नीचे एक लाइन भी दी हुई है दैट इट कैन बी क्लियरली सीन W2 आउट परफॉर्म W1 इन ROI बट इट हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ साइज इफेक्ट, यानी कि कंपैरिजन नहीं हो पाता रेजिडुअल इनकम के केस में। ठीक है जी। सो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए कोशिश करिए आप वहाँ पर ROI को भी कैलकुलेट कीजिए और RI को भी कैलकुलेट कीजिए और दोनों तरीकों से डिसाइड कीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी लगे हाथ देख लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। LNG Limited has 3 divisions and its desired rate of return is 14%, यानी कि cost of capital यहाँ पर हमें 14% का दिया हुआ है। Now operating assets and income of each division are given as follows. So 3 divisions हैं L, N and G, इनके operating assets और operating income हमें respectively दी हुई हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो मैं इजीली यहीं पर एक कॉलम बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इनकम को डिवाइड बाय मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा और मल्टीप्लाई बाय कर दूँगा 100 से। ठीक है। सो सिमिलरली अगर अब मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ 3,45,600 डिवाइड बाय में 19,20,000 इंटू 100, ये आ जाएगा मेरा 18%। मैंने क्या किया, मैंने इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय में 100 किया। सिमिलरली 173,250 डिवाइड बाय में 10,50,000 मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा 16.5%। और सिमिलरली अगर डिवीजन जी की बात करें तो 167,280 डिवाइड बाय में 12,30,000 मल्टीप्लाई में 100, 13.6% यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो तीनों ही डिविजन्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। डिवीजन एल का आ रहा है 18%, एन का आ रहा है 16.5% और जी का आ रहा है 13.6%। बट याद रहे मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, वो आ रही है 14% की, यानी डिवीजन जी जो है वो डेफिनेटली अंडर परफॉर्मिंग डिवीजन है। इन्हें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की या एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। LNG Limited has 8 lakh of additional cash to invest in one of the divisions. कंपनी के पास 8 लाख रुपए या 8 लाख रुपीस का सरप्लस कैश है और अब इन्हें इस 8 लाख को इन्वेस्ट करना है L, N या G में से किसी एक डिवीजन में। एज अ कंपनी मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ दोस्तों, कौन सी डिवीजन में इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेचुरल सी बात है, अगर इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है सो एनीथिंग अबव 14% इज एक्सेप्टेबल टू मी एज अ कंपनी, यानी मैं डिवीजन एल या एन में से कहीं इन्वेस्ट करने की सोचूंगा। जी में तो मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करने की नहीं सोचूंगा बिकॉज करेंटली तो ये 14% से भी कम मुझे अर्न करके दे रहे हैं। ठीक है। बट आगे क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं।
The divisional managers has identified investment opportunities that are expected to yield following return on income. L and G ने अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज हमें बताई 16, 12 और 15% की। आइए ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं लगे हाथों। ये मैं रब कर देता हूँ, आई थिंक अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सभी मैनेजर्स ने अपने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें बता दिए हैं इनकी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। कितने कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें बोले हैं, 16, 12 और 15 के। ये मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, 16, 12 और 15। एम आई राइट? क्या मैंने सही नोट डाउन किया है? हाँ जी, सही नोट डाउन किया है। अब क्वेश्चन यही है कि हमें ये 8 लाख कौन से डिवीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम ये देखेंगे ROI वर्सेस RI के कंपैरिजन के बेस्ड पे। अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले से इसे कंपेयर करना चाहूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 2 डिवीजन्स हैं जहां पर हम इन्वेस्ट करने की 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं। ऑब्वियसली हम जी में तो नहीं सोचेंगे, बट अगर हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस करना शुरू करें दोस्तों, तो डिपार्टमेंट जी कहेगा कि करंटली मैं 13.6% अर्न कर रहा हूँ, जबकि नया जो मेरे पास प्रपोजल है वहां से मैं 15% अर्न कर सकता हूँ। सो वाई नॉट, मुझे अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, बिकॉज 15% इज ग्रेटर देन माई प्रेजेंट अर्निंग। तो वहीं एल कहेगा कि यार मैं 18% करंटली अर्न कर रहा हूँ और एक्सपेक्टेड रिटर्न नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से सिर्फ 16% की है, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर आ गया कॉन्फ्लिक्ट। एल ने बोला कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जबकि जी ने बोला कि मैं तो इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और वहीं अगर एन की बात करें, एन भी कहेगा कि करंटली मैं 16.5 अर्न कर रहा हूँ, जबकि नई इन्वेस्टमेंट से मैं सिर्फ 12% ही अर्न करने वाला हूँ। सो मैं भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बिकॉज नए प्रपोजल से मुझे जो रिटर्न है वो कम मिलने वाली है। सो एक्सपेक्टेड ROI के बेस पर तो ये डिसीजन आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बट अगर रेजिडुअल इनकम के बेस पर देखें तो क्या डिसीजन होगा। हमने अभी कंक्लूड किया कि रेजिडुअल इनकम के बेसिस पर हमेशा रिजल्ट जो आता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा वाले जितने भी प्रपोजल होते हैं हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने एक जस्ट ओवरव्यू आपको दिया। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछे गए हैं और फिर उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जस्ट अ सेकेंड। सो आइए डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे फटाफट से। Calculate return on investment at present for each division and state which division manager is currently providing the highest ROI। तो हमें present ROI को calculate करना है और ये बताना है कि कौन सी division ज़्यादा ROI दे रही है। तो वो तो हम already calculate कर चुके हैं ना दोस्तों, हमने तीनों ही divisions की return on investment इस तरीके से calculate कर ली थी, और हम easily बोल सकते हैं कि division L वो division है जो हमें highest ROI दे रहा है। So very easy portion। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द मैनेजर हु वुड बी द मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो वो भी हम डिसाइड कर चुके हैं कि डिवीजन जी जो है वो सबसे ज़्यादा ईगर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है डिवीजन जी। ऐसा क्यों, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि करंटली वो 13.6% अर्न कर रहा है, जबकि नई इन्वेस्टमेंट से वो 15% अर्न कर सकता है। तो क्यों नहीं वो इसे एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, और वही यहाँ पर मैंने आंसर दिया भी था, बेस्ड ऑन ROI। आगे बात करते हैं, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीजन हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट। तो अदर टू डिविजन्स आर लीस्ट ईगर माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पर आंसर दिया भी है। डिवीजन L और डिवीजन N एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो प्रपोज रिटर्न है वो कम है एज कम्पेयर टू दी प्रेजेंट ROI। बट अगर L और N में से मुझे डिसाइड करना हो कि कौन ज़्यादा रिफ्यूज़ करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि N वुड बी द डिवीजन जो ज़्यादा रिफ्यूज़ करेगा इस प्रपोजल को, बिकॉज N के केस में जो डिफरेंस है वो 4.5% का आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स। सो वही आंसर दिया हुआ है, दैट बिकॉज द रिटर्न ऑन प्रपोज प्रोजेक्ट is 16% and 12% respectively, and which is lower than their existing returns, they would not accept, division L and N will not accept this proposal.
but however the manager of division and would be least likely to accept the additional investment. आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। अगर मैं पॉइंट नंबर 4 के बेस पर डिस्कशन करूं, स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कौन सा डिवीजन हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है? तो एल हमें 16% अर्न करके दे रहा है, जी 15 और एन 12। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो नेचुरली एल के केस में आ रही है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग हमें एल करके दे रहा है। वही बात हमने यहाँ पर देखी है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट की डिस्कशन करते हैं। डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2 and 4 अबव। देखो 2 के बेस पर हमने क्या डिसीजन दिया था, हम देख लेते हैं। बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीजन हु वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द फंड्स। तो यहाँ पर आंसर आया था डिवीजन जी। लेकिन फोर्थ के केस में है कि स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर LNG लिमिटेड, और यहाँ पर मेरा आंसर आया है एल। तो ये तो हो गया कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो डिस्कस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ अबव। अब हमें जी के साथ जाना चाहिए या हमें एल के साथ जाना चाहिए? देखो एज अ कंपनी एज अ होल मुझे डिसीजन लेना है और मुझे चूज करना चाहिए एल डिवीजन को, बिकॉज एज अ कंपनी मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है मुझे डिवीजन एल दोस्तों। समझ रहे हैं मेरी बात को? बट अगर मैं इंडिविजुअल डिवीजन्स के बेस पे डिसीजन लूँ तो जी का प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, और यही बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है। और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हर डिवीजन इंडिविजुअल डिसीजंस जो लेता है और जो कंपनी के फेवर में डिसीजंस होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कंपनी एज अ होल जो डिसीजन लिया जाना चाहिए और डिवीजन एज एन इंडिविजुअल जो डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलती है, और इस तरीके की प्रॉब्लम को बोला जाता है गोल कॉन्ग्रुएंस की प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, पार्ट 6 में बोला गया है एडवाइज हाउ द रेजिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज्ड टू मोटिवेट द मैनेजर्स टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि RI मेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि RI के बेस पर जब भी इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट की जाती है, सो वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। यानी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है और हम RI एज अ डिवीजन मेजर यूज़ करेंगे तो सिर्फ हम उसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी रिटर्न 10% से ज़्यादा की होगी। एंड दिस इज़ व्हाट रेजिडुअल इनकम एज अ परफॉर्मेंस मेजर इज यूज्ड टू मोटिवेट दी मैनेजर्स। सो ये पर्टिकुलर डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होती है ROI और RI के ऊपर बेस्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है, बट काफ़ी बेसिक इलस्ट्रेशन है। इसी बैलेंस स्कोर कार्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेशंस आपको डाइजेस्ट में जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पर भी बैलेंस स्कोर कार्ड के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन्हें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बट दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। ये समझ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसे यहाँ पर टैकल करना ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड टेलीकॉम लिमिटेड इज अ लीडिंग सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर हैविंग अ ग्लोबल प्रेजेंस। ओके, सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर हैं जस्ट लाइक एयरटेल एंड जियो। It aims to be the most innovative and trusted telecom company in the world। बड़े बड़े सपने हैं इस कंपनी के, और to achieve this aim it is constantly working on its overall functioning। It is trying to adopt the best management practices in the world। तो बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े efforts भी ये लोग लगा रहे हैं। And following are the some information related to company's performance। और अब इनका रिपोर्ट कार्ड, इनका रिजल्ट आ चुका है। देखते हैं ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली कंपनी क्या सच में दोस्तों अचीव कर पाई अपने टारगेट्स को। तो ऑपरेटिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड किया था बेस ईयर में 54% थी, और इन्होंने टारगेट रखा था कि हम इसे 50% तक लेकर आएंगे। अगेन बड़ी बड़ी बातें। लेकिन करंट ईयर में जब रिजल्ट आया तो इनकी ऑपरेटिंग रेशियो 60% की थी, यानी 54 से 50 तक
करने का टारगेट था, बट एक्चुअल में कम करने की बजाय ये ज़्यादा हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इनका 210 रुपीज़ का था और इन्होंने टारगेट रखा कि हम उसे 250 तक लेकर जाएंगे, बट ये उसे 225 तक ही लेकर आ पाए। तो यहाँ पर भी ये इनएफिशिएंट ही हैं कुछ तौर पे। आगे देखते हैं अनरिजॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट्स। देखिए बेस ईयर में 25,000 अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी और इनका टारगेट था कि हम इन्हें रिड्यूस कर देंगे 20% से, यानी हम इसे 25,000 से 20,000 तक लेकर जाएंगे। बट जब एक्चुअली रिजल्ट आया तो वो 27,500 था। यानी यहाँ पर भी ये बिल्कुल इनएफिशिएंट हैं और ये एम करते हैं मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी बनने का। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर्स की बात करूं, 200 इनके सेंटर्स ऑलरेडी हैं और इन्होंने टारगेट रखा था कि हम 250 तक ओपन कर देंगे, बट एक्चुअल में इन्होंने 280 ओपन कर दिए। तो फाइनली समथिंग विच आई एम हैप्पी अबाउट, कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर्स को इन्होंने सीरियसली लिया और अपने टारगेट को भी एक्सीड कर गए और 280 सेंटर्स इन्होंने ओपन कर दिए। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि सच में एक्सेसिव सेंटर से इनके टारगेट्स अचीव होंगे? चलिए उसे भी बाद में एनालाइज करेंगे। एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने का भी इन्होंने सोचा था। करंटली ये 8% एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे थे, बट टारगेट था कि 15% एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी, बट एक्चुअल में सिर्फ 10% एम्प्लॉयज़ को ही इन्होंने ट्रेनिंग दी। अगेन इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी कैन बी सीन क्लियरली। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। तो बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बैलेंस स्कोर कार्ड में हम क्या एनालिसिस करते हैं और किस बेस पे करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड पे हम 4 मेजर्स पर बेस्ड डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली डिस्कशन होती है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे, दूसरी डिस्कशन होती है हमारी इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव पे, फिर डिस्कशन होती है हमारी कस्टमर्स पर्सपेक्टिव पे और बाद में डिस्कशन होती है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे। तो 4 तरीकों से हम अपनी डिस्कशन करते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के कॉन्सेप्ट में। जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं दोस्तों, तो फाइनेंशियली हमारी मेन कंसिडरेशन होती है हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हम कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, ये हमारी मेन कंसिडरेशन होती है। तो जब भी बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज़ करते हुए मैं अपने परफॉर्मेंस को मेजर करता हूँ, सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि फाइनेंशियली मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रहता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, कि कस्टमर को कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में दे पाया अपने प्रोडक्ट के थ्रू, ये मेरी यहाँ पर कोशिश रहती है। उसके बाद इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हम अपने बिजनेस को इंटरनली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी कि बेसिकली कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कितने ऐड ऑन बेनिफिट्स हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं। और वहीं लर्निंग एंड ग्रोथ में हम बेसिकली टारगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी फर्म से, हमारी कंपनी से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कितना ज़्यादा लर्निंग और ग्रोथ हमारे एम्प्लॉयज़ का हमारे फर्म में आने की वजह से हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिस्कशन था बैलेंस स्कोर कार्ड का। हालांकि हम यहाँ थियरी डील नहीं कर रहे हैं इन वीडियोस में, स्टिल इतनी डिस्कशन मैंडेटरी थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चलिए आगे देखते हैं अब एनालाइज इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। सो हम इन चारों क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड एक डिस्कशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये दोनों मेरे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का पार्ट बन जाएंगे। वहीं अगर अनरिजॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट्स की बात करूं तो ये मेरे कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में डील होगा। अगर मैं कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर की बात करूं तो ये मेरे इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में डील होगा। और अगर एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करूं तो ये मेरे लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में डील होगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड के चारों क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंगली मैंने अपने पर्टिकुलर्स को क्लासीफाई कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारी डिस्कशन कैसी रहनी चाहिए। देखिए हम कहाँ कहाँ पर टारगेट मीट कर पाए हैं और कहाँ का नहीं कर पाए वो हमने देख लिया है। और मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मुझे इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट ही करना हो तो इन्होंने अपने जो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव है उसे काफ़ी सीरियसली लिया है।
ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी ये लोग देकर चल रहे हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं है। अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं, और जो टारगेट्स इन्होंने अचीव किए भी हैं वो उस एक्सटेंट तक अचीव नहीं किए जितने इन्हें करने चाहिए थे। अगर मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कंज्यूमर कंप्लेंट्स कम होने की बजाय इंक्रीज हो गई हैं, विच शुड बी अ कंसर्न फॉर माई टीम एज वेल। तो मुझे यहाँ पे रिसेंटली और एज सून एज पॉसिबल एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये डिस्कशन थी बेसिकली, और चारों ही डिस्कशन अब आईसीआई ने किस तरीके से आंसर लिखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले थियरी क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, ये एक मेथड है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, वो हमें यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर 4 डायमेंशंस में आंसर दिए जाते हैं: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल पर्सपेक्टिव एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, जिसे यहाँ पर इन्होंने इनोवेशन बोला हुआ है। ठीक है। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हम ख्याल रखते हैं हमारे शेयर होल्डर्स का, कस्टमर पर्सपेक्टिव में ध्यान रखते हैं कस्टमर्स का, और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में हम अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं, और इनोवेशन में भी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखा जाता है। सो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में 2 क्राइटेरिया कवर होंगे जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो एंड एवरेज रेवेन्यू, और दोनों ही डिस्कशंस यहाँ पर की हुई हैं, विच यू में पॉज द स्क्रीन एंड रीड आउट। और यहाँ पर ओवरऑल इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बिकॉज टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अगर मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो यहाँ पर क्राइटेरिया आएगा सर्विस कंप्लेंट्स का, और ये कम होने की बजाय उल्टा इंक्रीज हुई हैं, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं है। पॉज डाउन द स्क्रीन एंड रीड दिस आंसर। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करूं तो हाँ, यहाँ पर इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर्स जितने रिक्वायर्ड थे उससे ज़्यादा इन्होंने रन किए हैं, और ये बात लिखी भी हुई है दैट दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो भी इनकी परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं है बिकॉज 15% पीपल को टारगेट करना था, जबकि एक्चुअली ये सिर्फ 10% को ही कवर कर पाए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड की मदद से मैंने कंक्लूड किया कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी इनएफिशिएंट है, एक पुअर परफॉर्मेंस अभी मुझे देखने को मिल रही है। तो इस क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ पर होती है ओवर। एक बार इसे सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा। इस आंसर को बेसिकली आपने सिर्फ चारों आंसर्स लिख देने हैं, चारों पॉइंट्स लिख देने हैं, और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया कवर हो रहा है वो आपको पता लगाना आना चाहिए। अंदर की लाइन टू लाइन डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। योर हेडिंग शुड बी क्लियर एंड यू विल श्योरली गेट फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, आगे बात करते हैं। सो चलिए डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 4, और ये बेस्ड है परफॉर्मेंस पिरामिड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। यू आर अ पेड असिस्टेंट वर्किंग इन SBC LLP एन अकाउंट्स कंसल्टेंसी फर्म। सो आप किसी अकाउंट्स कंसल्टेंसी फर्म में एक पेड असिस्टेंट हैं, ऐसा ये आपको मानने के लिए बोल रहा है। यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग ईमेल फ्रॉम द सीनियर पार्टनर, और सीनियर पार्टनर से फाइनली आज वो दिन है जब आपको मेल रिसीव हो गई है। और क्या चाहते हैं सीनियर पार्टनर आपसे? उन्होंने आपको बोला है कि PEL जो कंपनी है उसकी मीटिंग है इस आफ्टरनून, एंड एज यू आर प्रोबेबली अवेयर वी आर मीटिंग विद द मैनेजर्स ऑफ PEL। तो आपके जो सीनियर पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि हमें PEL जो हमारा क्लाइंट है उनके मैनेजर से आज मिलना है, और यहाँ पर उन्होंने वी वर्ड का यूज़ किया है, यानी वो आपको भी साथ ले जाना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। Later this afternoon to discuss several key issues and I need you to do some research for me। और वो आपको कुछ रिसर्च करने को बोल रहे हैं उनके बिहाफ पर, और आपसे रिपोर्ट चाहते हैं जिसमें आपको एक एनालिसिस देना है एक नए प्रपोजल का फॉर द पीरियड 2020 टू 2022 बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। तो दो क्राइटेरिया के ऊपर बनी हुई एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है जिसमें आपको बताना होगा कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी इस पर्टिकुलर कंपनी की कैसी है। एंड टू हेल्प यू विद दिस एक कुछ फॉरकास्ट उन्होंने आपको दे दिया है PEL के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का।
ध्यान रखिए, पहली एक इम्पॉर्टेंट लाइन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा आपको दिया गया है, बट जो एनालिसिस आपने प्रिपेयर करना है दोस्तों, वो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी के ऊपर प्रिपेयर करना है। इन दोनों ही क्राइटेरियाज में फाइनेंशियल मेजर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है एज कंपेयर टू नॉन फाइनेंशियल डेटा। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और उन्होंने आपको क्या बोला है, प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड ईमेल मी बैक एज सून एज पॉसिबल। सो उन्होंने ये अब आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट हम सीधा डेटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। सो हमें PEL का फोरकास्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का, और ये डेटा हमें उन्होंने दिया हुआ है, और इस डेटा को यूज़ करते हुए अब हमें रिप्लाई बैक करना है, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इन दो क्राइटेरियाज के बारे में आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है मेरा एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस का, और दूसरा क्राइटेरिया है इंटरनल एफिशिएंसी का, ठीक है। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में हम दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, और वैसे ही इंटरनल एफिशिएंसी में भी फर्दर दो क्राइटेरियाज हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा परफॉर्मेंस पिरामिड का ये वाला डायग्राम, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा, अदरवाइज मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ट्राई, अगर ये बड़ा होता है तो। जी हाँ, आई थिंक इट वुड बी मोर विजिबल टू यू नाउ। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, राइट। देखिए, आपको दो बेसिस पर डिस्कशन जब करना हो, और वो दो बेसिस हों एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी, आप समझ जाना कि आपको परफॉर्मेंस पिरामिड का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है क्वालिटी के ऊपर और डिलीवरी के ऊपर। जितनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी, जितनी ज़्यादा क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी, जितनी ज़्यादा डिलीवरी आपकी अच्छी रहेगी, उतना ही ज़्यादा एक्सटर्नली इफेक्टिव आप लोगों को माना जाएगा। क्वालिटी और डिलीवरी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो रेज होती रहेगी, या मैं बोल सकता हूँ वो भी इंक्रीज होती रहेगी। और वंस योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद यू, आपको रिजल्ट मिलेगा योर मार्केट सक्सेस। आप मार्केट में एक सक्सेसफुल प्लेयर की तरह स्टैंड करेंगे, और यही आपके कॉर्पोरेट विजन को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो परफॉर्मेंस पिरामिड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। क्या कहता है कि आपको क्वालिटी और डिलीवरी पर ध्यान रखना चाहिए। ये दो क्राइटेरियाज पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा, और एक बार आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो गया यारों, तो मार्केट सक्सेस अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर इंटरनल एफिशिएंसी के क्राइटेरिया की बात करें, तो इंटरनल एफिशिएंसी की बात का जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि हमें अपने इंटरनल बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट कैसे हो सकता है, जब हम वेस्ट को कम से कम करेंगे, और जो हमारा प्रोसेस साइकिल टाइम है, हम कैलकुलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें अपनी साइकिल टाइम को कम करना होगा। जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ पर हम टाइम डिवोट कर रहे हैं, सिर्फ उस टाइम को ध्यान रखना होगा, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना होगा। साइकिल टाइम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बात करता है। अगर हम अपने साइकिल टाइम को और अपने वेस्ट एलिमेंट को रिड्यूस करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। और जैसे ही हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमें अचीव होगी हमारी फाइनेंशियल सक्सेस। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव होंगे, हमें हमारी फाइनेंशियल सक्सेस अचीव हो जाएगी। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही एवरग्रीन और कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस हैं, तो दोनों में ही रिक्वायरमेंट होगी फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है जी। हमेशा साइकिल टाइम और डिलीवरी टाइम रिवर्स डिसीजन चलेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने डिस्कशन करनी शुरू की। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने को बोला गया है, एक तो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और एक हमारा इंटरनल एफिशिएंसी। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस पर जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं दो चीज़ों के बारे में ध्यान दूंगा, पहला क्वालिटी और दूसरा डिलीवरी। और जब मैं इंटरनल एफिशिएंसी की बात करूंगा तो मैं साइकिल टाइम और वेस्ट के बारे में ध्यान रखूंगा। तो हम समझ चुके हैं बेसिकली परफॉर्मेंस पिरामिड कैसे वर्क करता है। अब एक बार सीधा सीधा इसका आंसर देखना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहला क्राइटेरिया है मेरा क्वालिटी। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि क्वालिटी के बारे में क्या बात की हुई है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से क्वेश्चन में। सो ये रिपोर्ट मुझे दी हुई है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ओके, आई होप नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। चलिए डिस्कशन को करते हैं शुरू। रिपोर्ट हमें दी हुई है दोस्तों, और सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं हमारे पहले फैक्टर क्वालिटी के बारे में, और क्वालिटी के रिस्पेक्ट में मुझे डेटा दिया हुआ है ये वाला। देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि 2020 में प्रोडक्शन अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थी 95.5% की, और वो इंक्रीज होते होते आज हो गई है 98.5% की। यानी क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस मैंने की है, और यही कारण है कि जो मेरी सेल्स रिटर्न है वो भी रिड्यूस हुई हैं 2% से आज 0.5% की मेरी रिटर्न आती है। रिटर्न मतलब जो मैं सेल कर रहा हूँ और मेरा डिफेक्टिव सामान वापस जो मुझे आने का रेट है वो 2% से रिड्यूस होके 0.5% हो गया। थैंक्स टू द क्वालिटी पॉइंट मैं यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूँ कि क्वालिटी की वजह से मुझे कितना बेनिफिट हुआ, देखो मुझे कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस जहाँ पहले 1.3 लाख की आ रही थी, आज वो मुझे सिर्फ 1 लाख की आ रही है। तो मैंने यहाँ पे अच्छी खासी 0.3 लाख की सेविंग की हुई है दोस्तों। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और मेरी ये रिपोर्ट भी उस पॉइंट को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, क्वालिटी के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना होता है डिलीवरी के बारे में दोस्तों। ठीक है, अगर मैं डिलीवरी के बारे में बात करूं तो इस रिपोर्ट में मुझे ये डिलीवरी की बात की हुई है, आइए देख लेते हैं। देखो, सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स, ऑन टाइम डिलीवरी जहां हम 85% की दे रहे थे, आज 2022 में हम 95% के टारगेट पर पहुंच चुके हैं। तो डिलीवरी टाइम भी जो है वो हमने अच्छा खासा इम्प्रूव किया है, और यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस है एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और यही कारण है कि मेरा जो एवरेज साइकिल टाइम है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है, वो मेरा 5% से 4% पे आ चुका है। हालांकि जो साइकिल टाइम है वो हमारी इंटरनल इफेक्टिवनेस के बारे में बात करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। क्वालिटी और डिलीवरी हम 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, क्वालिटी और डिलीवरी के ऊपर हम डेटा को क्वांटिफाई कर चुके हैं। साइकिल टाइम की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने जो अभी आपको डाटा दिखाया वो बेसिकली बात करता है साइकिल टाइम के बारे में। तो बस रिपोर्ट में आपको सभी क्राइटेरियाज पर कुछ ना कुछ डेटा दिया हुआ है जिसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, और वो तभी आ पाएगा जब आपको पता है कि कौन से क्राइटेरिया में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। लास्ट क्राइटेरिया है हमारा ये वेस्ट वाला क्राइटेरिया, और इसके लिए भी हमें दिए हुए हैं 2 डाटा क्वेश्चन में। एक तो डेटा दिया हुआ है मुझे ये स्क्रैप वाला, वेस्ट को डिनोट करता है स्क्रैप। पहले जहां 6.5% वेस्टेज मैं कर रहा था, अब मैं सिर्फ 1.5% की वेस्टेज कर रहा हूं। यानी यहां पर भी मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है ज़बरदस्त, इफेक्टिव, सेटिस्फैक्टरी। और आइडल मशीन कैपेसिटी भी वेस्ट वाले पॉइंट में ही कंसीडर किया जाएगा। जहां सिर्फ 9% की वेस्टेज पहले हो रही थी, आज वो सिर्फ 1% की वेस्टेज हो रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। यानी ओवरऑल इस कंपनी की जब मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ये दे रही है। और एक चीज़ और समझना, अगर हम क्वालिटी और डिलीवरी इन दोनों चीज़ों में सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो मुझे क्या अचीव होगी, मुझे अचीव होगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिकॉज जब भी मैं क्वालिटी और डिलीवरी इन दो चीज़ों को अचीव कर लेता हूँ तो मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई हो जाता है, और जब मेरा कस्टमर मुझसे सेटिस्फाई हो जाता है ना यारों, तो मुझे अचीव होती है मार्केट सक्सेस। ऐसा कि हमने उस डायग्राम में देखा भी था, मुझे अचीव होगी मार्केट सक्सेस, मेरे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, मेरा मार्केट शेयर
ईयर इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं दूसरी डिस्कशन भी साथ के साथ कर देता हूँ, जैसे जैसे आपका साइकिल टाइम होता जाएगा रिड्यूस, जैसे जैसे आपका वेस्ट होता जाएगा रिड्यूस, आप हो जाओगे एफिशिएंट, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना यारों वो इंक्रीज हो जाएगी। और एक बार आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो आप अचीव कर लेंगे किसे, आप अचीव कर लेंगे फाइनेंशियल सक्सेस को। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कशन की हैं। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, हमें ये वाला कुछ डेटा दिया हुआ है जहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा जो मार्केट साइज है वो इंक्रीज हुआ है। नेचुरली ये बताता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम अचीव कर पा रहे हैं, हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई हमारा जो मार्केट साइज है वो इंक्रीज हो गया है। और अगर मैं सेल्स और कॉस्ट के डेटा को भी कंपेयर करूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरी सेल्स बढ़ती जा रही है और मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है, यानी प्रॉफिट वाइज भी आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ये दो फैक्टर्स मुझे बता रहे हैं कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं फाइनेंशियली भी सक्सेस अचीव कर रहा हूँ और कस्टमर भी मुझसे सेटिस्फाई हो रहा है। तो पूरा डेटा कंक्लूड करता है कि यस, वी आर सक्सेसफुल इन अचीविंग द टारगेट्स एज पर परफॉर्मेंस पिरामिड टूल। सो अब मुझे अगर ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, और बिल्कुल ईजी है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस मेजर हेडिंग देनी है, और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में हम दो चीज़ों पर टारगेट करते हैं, पहला होता है क्वालिटी और दूसरा होता है डिलीवरी। फिर क्वालिटी के ऊपर इन्होंने क्राइटेरिया को यूज़ किया हुआ है, वही 3 क्राइटेरिया जो मैंने क्वेश्चन में लिए, और इन्होंने यही कहा कि 95% से 98% का लेवल इन्होंने रीच किया है, और यही कारण है कि इनकी कॉस्ट भी कम आ गई है। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये सब क्रैम आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस में एक क्राइटेरिया जो आता है वो है क्वालिटी, और दूसरा क्राइटेरिया जो आता है वो है डिलीवरी एफिशिएंसी। और डिलीवरी का डेटा इन्होंने रिपोर्ट से पिक किया हुआ है, नथिंग टू बी क्रैम अबाउट। उसके बाद इंटरनल एफिशिएंसी की इन्होंने बात की हुई है। इंटरनल एफिशिएंसी दो चीज़ों पर बेस्ड है, साइकिल टाइम और वेस्ट, वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, और उन्हीं का फाइनेंशियल डेटा यहाँ पिक किया हुआ है। 5 वीक्स से 4 वीक हो गया साइकिल टाइम, और वैसे ही वेस्ट की भी बात की जाए तो वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, 9% से 1% आ गया है। तो बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस पिरामिड आई कैन कंक्लूड कि एक बेटर परफॉर्मेंस मैंने की है। ये यहाँ पर डिस्कशन खत्म होती है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की। अगला कॉन्सेप्ट, चलिए लगे हाथ में, वैसे नेक्स्ट वीडियो में ये बात करना चाह रहा था बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्यों मैं इस पर इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इन अगर मैं बात करूं दिसंबर अटेम्प्ट, पहले ये नवंबर था अब ये दिसंबर हो गया है, दिसंबर अटेम्प्ट में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के, बिकॉज बाकी सब थियोरी पोर्शन कहीं ना कहीं टच हो गया है। आईसीआई के रीसेंट केस सिनेरियो को ले लो तो केस सिनेरियो नंबर 11, केस स्टडी ले लो तो केस स्टडी नंबर 9, क्वेश्चंस देख लीजिए 2 और 8, सभी में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूछा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि फिट्जजेराल्ड एंड मून का बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इस बार एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, इसके क्वेश्चंस अभी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, तो एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए दोस्तों। तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, वाई लिमिटेड हैज 3 ऑटोनॉमस डिविजन्स, द डिविजन्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर ध्यान हो, वहाँ पर भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हुए थे जहाँ पर हमें बताया हुआ था कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। सो ये इंटरलिंक करता है चैप्टर बाकी सभी चैप्टर्स के साथ, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए, डिविजन्स की जो परफॉर्मेंस है वो आरओआई के बेस पर इवेल्युएट की जाती है with year end bonuses given to divisional managers who have highest ROI। तो जिस भी डिवीजन की सबसे ज़्यादा ROI होगी उसके मैनेजर को मिलेगा सबसे ज़्यादा बोनस। और ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ डिवीजन 2 जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। तो डिवीजन 2 जो है वो कुल मिला के
नेट ऑपरेटिंग इनकम जनरेट करता है 16,80,000 रुपीज़ की और उसके ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 52,50,000 की। अगर मैं यहाँ से ROI निकालना कोशिश करूँ ROI निकालने की, तो वो आ जाएगी 16,80,000 डिवाइड बाय में 52,50,000 मल्टीप्लाई बाय में 100। लेट मी जस्ट मेक द कैलकुलेशन। 16,80,000 डिवाइड बाय में 52,000 इंटू 100, ये आ जाएगा 32%। सो इट्स गुड। करंट ROI जो है इस डिवीजन की वो 32% की है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। द कंपनीज ओवरऑल ROI वॉज 18% इन द लास्ट ईयर। सो पूरी कंपनी की एज अ होल ROI आ रही है 18% की और डिवीजन 2 की ROI है 32% की, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर टू द कंपनी एज अ होल। आगे देखते हैं। डिवीजन 2 हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख रुपीज़। डिवीजन 2 के पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो उन्हें 30 लाख रुपीज़ अर्न करके दे सकती, 30 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के बेस पे अर्निंग प्रोवाइड कर सकती है। और अदर डिटेल्स दी हुई है। 90 लाख रुपीज़ की सेल्स होगी, वेरिएबल एक्सपेंसेस 65%, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और 5 इयर्स का जो है वो लाइफ साइकिल रहेगा। तो यहाँ से आई थिंक मुझे इस प्रोडक्ट की भी ROI निकाल देनी चाहिए, बिकॉज हमारा मेजरमेंट तो ROI के बेस पे ही होने वाला है। सो आइए ROI एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सेल्स मुझे दी हुई है 90 लाख रुपीज़ पर एनम के बेसिस पे। ठीक है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा। वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 65%। सो 90 लाख मल्टीप्लाई बाय में 65%, ये आ जाएगा 58,50,000 रुपीज़। सो 90 लाख में से 58,50,000 रुपीज़ को माइनस कर देते हैं एक बार के लिए और मेरा आंसर आ जाएगा 31,50,000 रुपीज़। 31,50,000 रुपीज़ में से मुझे कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 25,20,000 रुपीज़ के। और अब मैं फाइनली निकाल सकता हूँ अपनी ऑपरेटिंग इनकम। 3150 माइनस 25,20,000, मेरी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 6,30,000 रुपीज़ की दोस्तों। सो बस अब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 6,30,000 रुपीज़ की मेरी ऑपरेटिंग इनकम है 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आने वाले 5 सालों के लिए। अगर मैं ROI निकालना चाहूँ सो ये मेरी ROI आ जाएगी 21% की। यानी जो नया प्रपोजल है उसके बेस पे मुझे 21% की ROI अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा हूँ 32%। सो एज अ डिवीजन अगर मैं 32% अर्न करने की कैपेसिटी रखता हूँ तो मैं एक 21% वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट कंपनी एज अ होल अगर मैं बात करूँ 18% अर्न कर रही है और अगर कोई भी प्रपोजल 18% से ज़्यादा वाला कंपनी को मिलता है तो उसे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी गोल कॉन्ग्रुएंस की, जो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में देखने को मिलती है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट अगर हम इंडिविजुअल डिवीजन के बेस पे बात करें तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केसेस में हमें डिसीजन लेना होता है। हम एग्जांपल में बात कर चुके हैं, ऐसे केसेस में हम डिसीजन लेते हैं रेजिडुअल इनकम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ठीक है, चलिए हमने एनालिसिस कर लिया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। पहली रिक्वायरमेंट है दैट वी नीड टू कैलकुलेट द लास्ट ईयर ROI ऑफ डिवीजन 2। तो लास्ट ईयर ROI हमने निकाली जो आई थी 32% की। कैसे? हमने ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग एसेट से डिवाइड किया और ROI को निकाल लिया। आगे देखते हैं। डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली डिवीजन 2 इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज दे पीपल आर अर्निंग 32%। तो वो क्यों किसी 21% वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? नो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एडवाइज हाउ रेजिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेजर। तो अब रेजिडुअल इनकम अप्रोच हमें कैसे हेल्प आउट कर सकती है, आइए समझना, मज़ा आएगा देखकर। देखो मुझे कंट्रीब्यूशन आ रहा है 6,30,000 का। 6,30,000 कहाँ से आया? ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था कुछ यहाँ पर।
ठीक है। तो नए प्रपोजल से 6,30,000 पर एनम मुझे मिलने वाला है। अब कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, ज़रा एक बार वो देख लेते हैं। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18% की। ठीक है, सो 30 lakhs पर 18% एक बार कैलकुलेट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। 30 lakhs पर 18% कितना आता है दोस्तों? 30 lakhs मल्टीप्लाई बाय में 18%, ये आ जाता है 5,40,000 रुपीज़। सो रेजिडुअल इनकम मेरी कितनी आ जाएगी? अगर मैं 630 में से 540 को माइनस करूं, आई गेस ये 90,000 आ जाएगा। तो मेरी रेजिडुअल इनकम आ रही है 90,000 रुपीज़ की। सो अगर मैं रेजिडुअल इनकम बेसिस के हिसाब से डिसीजन लूँ तो बिल्कुल मैं एक राइट डिसीजन ले पाऊंगा, और रेजिडुअल इनकम के बेसिस पर मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट बिल्कुल कर लेना चाहिए। आइए, ये तो थे हमने आंसर्स की डिस्कशन की। आईसीआई ने आंसर्स कैसे सॉल्व किए हैं एक बार वो देख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में तो वैसे ही करके आना है ना। आओ फिर आंसर देख लेते हैं फटाफट से। इन्होंने लास्ट ईयर की आरओआई की कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है 32% की, हमारी भी यही आई थी। फिर नई प्रोडक्ट लाइन की आरओआई 21% की है। एक फॉर्मेट आप ये देख लीजिएगा, और फिर वही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने इसका आंसर कैसे देखा वो आप देख सकते हैं। द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2, रहने दो, द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 विल रिजेक्ट दिस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिकॉज, अगर इस प्रपोजल को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो कंपनी एज अ होल तो डिफरेंट मैटर है। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ, इनकी जो 32% की आरओआई है वो गिरकर 28% पे रह जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज नए प्रपोजल से सिर्फ 21% ही अर्न करेंगे, तो इनका अगर मैं नया आरओआई निकालूँ तो वो आ जाएगा 28% का। इसलिए ये लोग तो इसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी गोल कॉन्ग्रुएंस की, और उसी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको सब ऑप्टिमाइजेशन और गोल कॉन्ग्रुएंस दो बातें लिखनी ही लिखनी है। ये पूरी डिस्कशन गोल कॉन्ग्रुएंस पे है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड पोर्शन में उन्होंने रेजिडुअल इनकम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीगी ये बात की हुई थी। तो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है कि रेजिडुअल इनकम हमें एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगी, और इन्होंने वो कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाई हुई है। सिंस रेजिडुअल इनकम एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है, हैंस हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पर ख़त्म होता है, बट इन्होंने एक ऑल्टरनेट बेस पर डिसीजन लेने की बात की हुई है। मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन उसके बारे में कर लेता हूँ। देखो, इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि रेजिडुअल इनकम हमेशा राइट आंसर आपको दे। वो हमने एग्जाम्पल में भी समझ लिया था, बिकॉज रेजिडुअल इनकम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर रेजिडुअल इनकम अप्रोच को आप यूज़ कर रहे हो तो एक बार आप आईआरआर कॉन्सेप्ट को यूज़ कीजिए। आईआरआर देखिए क्या आपका आता है, और उस बेस पर डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। अब इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने बोला है कि रेजिडुअल इनकम चाहे 90,000 की आई हो, पॉजिटिव फिगर आया हो, बट अगर इसका आईआरआर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 1.65% का है एज कम्पेयर टू दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 18%। ठीक है, तो ये एक अच्छा आईआरआर का फिगर नहीं आ रहा है, हेंस हमें सोचना चाहिए इस डिसीजन को लेने से पहले। 1.65% कैसे कैलकुलेट हुआ है मैं एक बार वो आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा। देखो, नए वाले प्रपोजल से 6,30,000 पर एनम हम अर्न करने वाले हैं। के लिए हम ऐसा 5 सालों के लिए अर्न करने वाले हैं। सेम अर्निंग मुझे 5 सालों के लिए होने वाली है। अब मेरे को किस रेट पर इसे डिस्काउंट करना चाहिए कि ये इक्वल टू आ जाए, किसके बराबर आ जाए दोस्तों? ये आ जाए मेरे 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के बराबर। जब आप इसे रेट को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय इंटरपोलेशन टेक्निक। ये एसएफएम में हमने अच्छे से सीखा हुआ है, और एफआर में भी हमने सीखा हुआ है। तो इंटरपोलेशन से जब आप 630 पर एनम को इक्वेट करेंगे 30 लाख के प्रेजेंट आउटफ्लो से, तो आपका जो रेट निकल कर आएगा वो आएगा 1.65%, और उसी के बेस पे ये कैलकुलेशन हुई है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की
शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। BYD Alloy Limited first opened its store in 1991 for business and now it's a major supplier of metals supporting over a dozen different industries and employs experts। तो कुछ बात बताई हुई है BYD Alloy Limited के बारे में। ये वुड और पैनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट हमारे काम की लाइन है यहाँ से दी हुई। द कंपनी हैज़ 2 divisions, Division Y and Division D, and each division work as an investment center separately. Now I hope you know investment centers क्या होते हैं। ऐसे डिविजन्स जिनके ऊपर प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, इस तरीके के डिविजन्स को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। ठीक है। सैलरी ऑफ ईच डिविजनल मैनेजर इज 7,20,000 पर एनम। तो अच्छी खासी सैलरी ये दे रहे हैं विद द एडिशन ऑफ एन एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस बेस्ड ऑन डिविजनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सैलरी ही नहीं, इन लोगों को बोनस भी दिया जाता है और बोनस देने का क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है। ROI क्या होता है हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रिकॉल बैक। ROI हम निकालते हैं अपनी ऑपरेटिंग इनकम, किसी भी डिवीजन की जो ऑपरेटिंग इनकम है जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं उसके ऑपरेटिंग एसेट्स से, तो उसे हम निकाल लेते हैं ROI, इन दोनों को यूज़ करके। बट ये जो ऑपरेटिंग इनकम होती है दोस्तों, दिस शुड बी माय कंट्रोलेबल इनकम। ये जो बात है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कशन की हुई है। मैंने भी ये पॉइंट यहाँ पे देखा, इसलिए मैंने आपको अलग से पहले बताना ज़रूरी समझा। खैर, एनी हाउ क्वेश्चन को आगे देखते हैं। A minimum ROI of 12% per annum is expected to be achieved by each divisional manager। तो 12% तक तो कम से कम अर्न करना ही होगा। और इसका मतलब क्या है दैट अ मिनिमम ROI का मतलब क्या है कि 12% तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको कोई बोनस एडिशनल नहीं मिलने वाला है। इतना तो आप कम से कम अर्न कीजिए, बिकॉज अगर इससे नीचे आप अर्न करेंगे तो फिर आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। एनी हाउ देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। If a manager only achieves the 12% target, he will not be rewarded। देखिए वही बात आ गई है। If he only achieves the 12% target, he will not be rewarded with a bonus. However, for every whole 1% point above 12% which the division achieves, a bonus equal to 3% of annual salary will be paid, subject to maximum bonus of 20% of annual salary। ओके, डुअल पॉलिसी यहाँ पर इन्होंने अपनाई हुई है। उनका कहना है कि अगर 12% तक आप कुछ भी कमाते हैं आपको ज़ीरो बोनस दिया जाएगा, बट 12% से ऊपर कुछ भी अगर आप अर्न करते हैं तो आपको 3% ऑफ एनुअल सैलरी रिवॉर्ड की जाएगी। यानी अगर आप मोर देन 12% अर्न करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। सबसे पहला रिवॉर्ड आपको दिया जा सकता है 3% ऑफ योर सैलरी। इस केस में हमारे पास सैलरी है 7,20,000 रुपीज़ और उसका अगर मैं 3% निकालूँ, 720 मल्टीप्लाई बाय में 3%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21,600 रुपीज़। बट इतना ही नहीं, मैक्सिमम बोनस दिया हुआ है 20% का, तो कैपिंग लगाई हुई है 21,600 मल्टीप्लाई बाय में जितने भी मेरे पास एक्सीडिंग होल परसेंटेज पॉइंट्स होंगे वो, या फिर मेरी एक्सेस से लिमिट दी हुई है मुझे यहाँ पे 20% ऑफ एनुअल सैलरी, यानी 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय में 20%, तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,44,000 जो है मैं उन लोगों को बोनस दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। द फिगर्स बिलोंगिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है 31 मार्च का, देख लेते हैं क्या डेटा दिया हुआ है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, उसमें से हेड ऑफिस कॉस्ट माइनस किया हुआ है, ये एक नया पॉइंट है, अभी तक ये नहीं आया था किसी भी एग्जाम्पल में। और फिर नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मुझे ROI निकालने के लिए कंट्रोलेबल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे ये वाला फिगर लेना चाहिए यारों, या फिर ये वाला फिगर लेना चाहिए। तो इसका आंसर ध्यान से सुन लेना, इसका आंसर है कि मुझे ये वाला प्रॉफिट लेना है। देखो, हेड ऑफिस कॉस्ट तो जस्ट एक एलोकेशन है किसी की भी फिक्स्ड कॉस्ट की, ठीक है, और एलोकेशन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें तो ROI का यूज़ करके डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है।
और डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इट वुड बी बेटर हम डिविजनल प्रॉफिट्स को अगर कंसीडर करें विदाउट एलोकेटिंग सच कॉस्ट। ठीक है जी, तो एक डाउट हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। उसके बाद आरओआई निकालने के लिए ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एसेट्स की ज़रूरत होती है, या फिर आप बोल लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अब कैसे निकल सकती है, जो भी मैंने नॉन करंट एसेट्स एम्प्लॉय किए हुए हैं वो मेरे आ जाएंगे। कैश इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल वो भी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा, और जो ट्रेड पेबल है ऑब्वियसली वो भी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होंगे। तो डिवीजन वाई की अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो, सो 19,520 में आई विल ऐड my current assets or I will subtract my current liabilities, and in total I will get my answer, that is my capital employed। ठीक है जी। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, तो दो मैनेजर्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, हाई एंड फाई। हाई फाई हो गया, मतलब डिवीजन वाई के मैनेजर का नाम है हाई और डिवीजन डी के मैनेजर का नाम है फाई। ओके, नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21, फाई मैनेजर ऑफ डिवीजन डी इन्वेस्टेड 13.6 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट। देखिए मैनेजर जो फाई है इसकी विचारधारा, इसके सोचने का ढंग अलग है, बिकॉज इसने 13.6 मिलियन की ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर डाली न्यू इक्विपमेंट्स में ड्यूरिंग एन एडवांस्ड कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 10%, और ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करेगी डिवीजन डी की। हाई मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट, जबकि हाई ने कॉस्ट सेविंग करने के चक्कर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। इवन इट्स कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अपडेशन, अरे कंप्यूटर सिस्टम भी अपडेट नहीं करवाया इसने तो। डिवीजन वाइज मैनेजर हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट्स ऑफ इट्स सप्लायर्स। ओके, एक और चीज बताई हुई है कि इस मैनेजर ने तो ट्रेड पेबल्स की पेमेंट भी रोक रखी है, और शायद यही कारण है कि इनके जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 5,920 के हैं, जबकि डिवीजन डी के जो पेबल्स हैं वो सिर्फ 2,800 के हैं, बिकॉज ये वाला मैनेजर पेमेंट करने को ही रेडी नहीं है। ओके, डिवीजन वाई इज स्टिल बेटर देन डिवीजन डी। हम कह रहे हैं डिवीजन वाई मैनेजर हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट्स ऑफ इट्स सप्लायर्स ड्यू टू लिमिटेड कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑल्दो द कैश बैलेंस ऑफ वाई इज स्टिल बेटर। वाई के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, जस्ट ये बंदा पेमेंट करने को रेडी नहीं है। चलिए, अपने अपने विचार होते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? क्यों वो अपने ट्रेड पेबल्स को पे नहीं कर रहा है टाइम पे? क्यों वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है? बिकॉज हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इन लोगों को बोनस मिलेगा, इन लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ROI। समझ रहे हो? और ROI का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय में ऑपरेटिंग एसेट्स। अगर ये एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर देगा तो इसके एसेट्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब जब भी डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, जो हमारा आंसर आता है वो कम आता है। और अगर ROI कम आया बिकॉज हमने नई इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर मुझे बोनस नहीं मिलेगा। शायद ये रीज़न है कि इस मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। दूसरा, इसने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट नहीं की है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला ट्रेड पेबल्स का जो अमाउंट है वो मैं अपने टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करते वक्त माइनस करूँगा। यानी डिवीजन वाई के केस में जब मैं सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा तो मैं 6,000 का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा, जबकि डिवीजन डी के केस में सिर्फ 2,800 का अमाउंट ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगेन उसके इस एक्शन से नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इसका डिवीजन का जो ROI है वो ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा आएगा उतने ज़्यादा इसको बोनस मिलेगा। सो अब हम समझ चुके हैं कि ये जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी इस पर्टिकुलर मैनेजर ने डिसीजंस लिए हैं, वो सिर्फ एक पर्पस को अचीव करने के लिए किए हैं, दैट इज़ मोर ROI, बिकॉज इससे उसको बोनस ज़्यादा मिलेगा। अगर हम एथिकली बात करें तो डिवीज़न डी का जो मैनेजर है वो ज़्यादा अच्छा सोच रहा है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच रहा है, ना कि अपने प्रॉफिट्स के बारे में या अपनी सैलरी और बोनस के बारे में। चलिए देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है क्वेश्चन में। अभी तो जस्ट हमने एनालिसिस किया है क्वेश्चन का।
पहला रिक्वायरमेंट है दैट फॉर ईच डिवीजन कंप्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड जस्टिफाई द फिगर्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। हमें आरओआई निकालनी है दोनों डिवीजन्स की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए और ये कैलकुलेशन करेंगे यहीं पे, डन। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे। चलिए आरओआई निकालना शुरू करते हैं। आई हैव क्रिएटेड सम स्पेस ओवर हेयर, ठीक है जी। सबसे पहले आरओआई निकाल लेते हैं डिवीजन वाई का, ठीक है जी। डिवीजन वाई की बात करें तो प्रॉफिट आ रहा है 5290 का। 5290 क्यों लिया है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है 19520 प्लस 4960 सब्ट्रैक्टेड बाय माई 5920। तो देख लेते हैं एक बार, 19520 प्लस 4960 माइनस 5920, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 18,560 रुपीज़ की। सो 5290 डिवाइड बाय में 18,560। शुरू करते हैं। 5290 डिवाइड बाय में 18,560 मल्टीप्लाई में 100। सो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 28.5% अप्रोक्सीमेटली। डिवीजन वाई का आरओआई आ रहा है 28.5% का। सिमिलर वे में हम डिवीजन डी का आरओआई निकालते हैं। हम करेंगे 3940 को डिवाइड करेंगे 29,960 प्लस 6520 माइनस 2800। शुरू करते हैं। 29960 प्लस 6520 माइनस 2800, मेरा आंसर आ जाएगा 33,680 का। 33,680 का मल्टीप्लाई बाय में 100। लेट मी जस्ट फाइंड आउट द आंसर। 3940 डिवाइड बाय में 33,680 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आ जाता है 11.7% अप्रोक्सीमेटली। सो अगर आरओआई के बेस पे मुझे डिसीजन लेना हो दोस्तों, कौन से डिवीजन की परफॉर्मेंस बेटर है, मैं बोल सकता हूँ आरओआई ऑफ डिवीजन बी इज मच बेटर। यानी अगर मुझे किसी को बोनस देना चाहिए तो वो देना चाहिए इस पर्टिकुलर मैनेजर को, डिवीजन डी के मैनेजर, सॉरी डिवीजन वाई के मैनेजर को। मुझे इस पर्टिकुलर मैनेजर को बोनस देना चाहिए और इसे नहीं देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कंप्यूट बोनस ऑफ ईच मैनेजर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो सिंपल सी बात है कि जो डिवीजन डी है उसका आरओआई आ रहा है 11.7% का, जो कि 12% से भी कम है। और क्योंकि 12% से भी कम है और हमारा टारगेट तो 12% अचीव करने का है, तो इस पर्टिकुलर मैनेजर को तो मैं 1 रुपये का भी बोनस नहीं दूंगा। सो डिवीजन डी का ये जो मैनेजर है, इसे मैं 1 रुपये का भी बोनस नहीं देने वाला हूँ। ये बिल्कुल डिसअपॉइंट होगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आरओआई के बेस पर अगर देखूँ तो इसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये जो हमारा पर्टिकुलर मैनेजर है, जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करता, जो अपने ट्रेड पेबल्स को बिल्कुल पे नहीं करता, इसको हम बोनस देंगे दोस्तों। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसने इंश्योर किया है कि जो हमारी आरओआई है वो 28.5% की है। तो देख लेते हैं। देखो हमारा टारगेट था 12% का, बट इसने अचीव किया है 28.5%, यानी 16 होल परसेंटेज पॉइंट्स का एडिशनल आरओआई इसने अचीव किया है। और हर एक परसेंटेज पॉइंट के लिए हम 21,600 की पेमेंट करने वाले हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। सो अगर मैं 21,600 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3,45,600 का। ठीक है, मैं आपको साइड में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 21,1600, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं 16 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा
3,45,600 रुपीज़ का, बट मेरे को मैक्सिमम कैपिंग थी 1,44,000 की, बिकॉज 20% मैक्सिमम बोनस जो है वो मैं पे कर सकता हूँ। सो अगर 7,20,000 पे मैं 20% कैलकुलेट करूँ, वो आता है मेरा 1,44,000। सो मैं मैक्सिमम बोनस कितना दे पाऊंगा? आई विल बी एबल टू पे मैक्सिमम बोनस ऑफ 1,44,000 रुपीज़ ओनली। ये आंसर भी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या है। Discuss whether ROI provides justifiable basis for computing the bonuses of managers. No, of course not. एक मैनेजर जो बेचारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो ट्रेड पेबल्स को टाइमली पेमेंट कर रहा है ताकि रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, उसे हम बोनस नहीं दे रहे हैं, और हम उस इंसान को बोनस देने की बात कर रहे हैं जो ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ना ही ट्रेड पेबल्स की पेमेंट कर रहा है, जस्ट टू इंश्योर कि उसको बोनस की पेमेंट मिल जाए। ऐसे बंदे को बोनस नहीं देना चाहिए। हैंस मैं बोल सकता हूँ कि आरओआई के बेस पे लिया हुआ डिसीजन जस्टिफाइबल डिसीजन नहीं है, और इससे डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अच्छे मैनेजर हमारी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। तो आइए इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को आईसीआई ने कैसे टैकल और सॉल्व किया है वो वन बाय वन करके देख लेते हैं। ये देखिए, दोनों डिविजन्स की आरओआई निकाली है 28.5%, हमने भी यही कैलकुलेट की थी, और डिवीजन डी की आरओआई है 11.7%। सो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में आरओआई निकालना था और वो हमने निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमें बोनस का कैलकुलेशन करना था, तो जैसा कि मैंने बोला डिवीजन डी के मैनेजर को कोई बोनस नहीं मिलेगा, बिकॉज टारगेट जो 12% का था उससे कम अचीव ये कर पाया है। बट अगर मैं डिवीजन वाई की बात करूं तो डिवीजन वाई के जो पर्सन है उन्हें हम बोनस देंगे 1,44,000 का, बिकॉज इन्होंने 28.5% यानी 16% से ज़्यादा आरओआई अचीव किया है। बट हम दिल से जानते हैं कि ये हम गलत कर रहे हैं, और यही डिस्कशन यहाँ पर लास्ट में इन्होंने की हुई है। दो ही पॉइंट्स पे डिस्कशन बनती है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेड पेबल्स। आइए देखते हैं आईसीआई ने क्या लिखा है। 5 will not receive any bonus since he has not earned any point above minimum percentage. This is due to larger investment based on which ROI figure has been computed. Because इस बंदे ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो इनका ROI कम हो गया। अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को निकाल दें, देखो इसने 13.6 मिलियन या 13,600 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की थी, जिस वजह से जो इसका ROI आ रहा है वो आज 11.7% का आ रहा है। बट अगर ये इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर ना करें तो इसका ROI बहुत इंक्रीज हो जाएगा और नया ROI आ जाएगा 19.62% का, और फिर ये भी बोनस का हकदार होगा। बट अभी प्रेजेंट केस में इसे तो पीनलाइज किया जा रहा है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विच इज रॉन्ग। ये डिमोटिवेट हो जाएगा हमारा भाई। ऑन द अदर हैंड, हाई हैज टेकन बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैज नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग, और इसे ही बोलते हैं सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग या फिर गोल कॉन्ग्रुएंस की प्रॉब्लम। बिकॉज ये जो मैनेजर है ये कंपनी के रिस्पेक्ट में डिसीजन नहीं ले रहा, ये पर्सनल बेनिफिट अपने आरओआई को इंक्रीज करने में लगा हुआ है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस एंड नथिंग एल्स। तो ये डिस्कशन यहाँ पे डन हुई। ये एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई थिंक डिस्कशन पूरी हम कर चुके हैं। फर्दर यहाँ पर कुछ थियरी पोर्शन दिया हुआ है विच यू में रीड आउट। आई डू नॉट थिंक कि वो वर्दी ऑफ अ डिस्कशन रहेगा, ठीक है, तो वो आप एक बार रीड कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हम आरओआई को यूज़ ना करके अगर प्रॉफिट मार्जिन के बेस पर डिसीजन लें तो हम एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। बिकॉज अगर हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ ये लास्ट पॉइंट, ये क्या कहना चाह रहे हैं। Let me just bring you back to the question first of all. हम इतना तो समझ चुके हैं कि आरओआई एक बेटर डिसीजन लेने में हमें मदद नहीं कर रहा है, इसलिए लास्ट में कंक्लूड किया गया है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन के बेस पर डिसीजन लेना चाहिए। देखो 5290 को अगर मैं 29,000 के ऊपर एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो 5290 डिवाइड बाय में 29,000 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आ जाता है मेरा 18% अप्रॉक्सीमेटली।
वैसे ही अगर मैं यहाँ पे डिवीजन डी की परफॉर्मेंस निकाल लूँ 3940 डिवाइड बाय में 17,400 इंटू 100, ये आ जाएगा 22.6%। चलिए इसे 22% मान लेते हैं। देखिए अगर अब आप प्रॉफिट मार्जिन के बेस पर डिसीजन लेंगे तो मैं बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ कि हु इज़ अ बेटर परफॉर्मर, डिवीजन डी इज़ अ बेटर परफॉर्मर। इनका आरओआई कम आ रहा है बिकॉज इनके नॉन करंट एसेट्स या फिर इनकी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा की हैं। लाइट चली गई है दोस्तों, बट हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, और अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे लाइट आने के बाद। थैंक यू दोस्तों। चलिए डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस का ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है, उसका ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है और इसकी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट के लिए करना चाहूँगा, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड और नॉर्मल जो हम पैट निकालते हैं यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों कुछ एक ही लॉजिक पर बेस्ड टूल्स हैं, बट ईवीए ज़्यादा पॉपुलर एक टूल है बिकॉज ये ईवीए हमें क्या बताता है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। ईवीए हमें बताता है कि हमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने मुझे कैपिटल दी है मेरे बिजनेस को रन करने के लिए, मैंने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उन लोगों के लिए कितना प्रॉफिट अर्न किया है। और इसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय माई कैपिटल इन्वेस्टेड इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ईवीए क्या हो गया दोस्तों, ईवीए मैं बोल सकता हूँ माई नो पैट माइनस माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। अब नो पैट क्या होता है, मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो मुझे इनकम आई उसमें से मैं टैक्सेस को माइनस कर दूंगा और रिजल्ट में जो चीज़ मेरे सामने निकल कर आएगी उसे मैं बोलता हूँ नो पैट, ठीक है। यानी मेरी जो भी इनकम आएगी अगर मैं अपनी इनकम में से माइनस कर दूं टैक्सेस को, सो मुझे वहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा नो पैट। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा, बट मैंने अभी के लिए आपको क्या बोला, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा अमाउंट है जो हमें बताता है कि हमने अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, जिन्होंने हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल दी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उनके लिए मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। दैट इज नथिंग बट माई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना की कोशिश करते हैं और फिर इसी के ऊपर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है उसे भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमें दिया हुआ है। इसे मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ। सो बेसिकली ये हमें दिया हुआ है 7500। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी मेरे EBIT में से माइनस होते हैं, वी ऑल नो। चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वेल EBIT में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज भी एडजस्ट हुए होते हैं, हमने SFM में पढ़ा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़ का मैंने इंकर किया है। मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल 12,500 की है, जिसपे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% का है। तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मुझे निकालनी हो, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी 12,500 मल्टीप्लाई बाय में 8%, और टैक्सेस मुझे दिए हुए हैं 30% के, ठीक है। फाइन, मैं यहाँ से अपना EVA कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। EVA का फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में टोटल कैपिटल विच इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय मी इन माय बिजनेस।
सो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल है 12,500 की, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% का। सो अगर मैं 12,500 मल्टीप्लाई बाय में 8% करूं, दिस कम्स टू 1,000 रुपीज़। ठीक है, सो मुझे इतने वाले पोर्शन का आंसर तो मिल गया है। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है 1,000 रुपीज़ का। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट माई NOPAT, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं EBIT में से अपना टैक्सेस को माइनस कर दूं एट द रेट ऑफ 30%, वट आई विल गेट इन रिटर्न इज माई NOPAT। ठीक है जी, चलिए निकालना शुरू करते हैं और मैं इसे अभी प्रूव भी करूंगा ऐसा क्यों। 7500 में से अगर मैं 30% माइनस कर दूं, देन माय आंसर विल कम टू 5250, यानी कि NOPAT मेरा आ गया 5250 सब्ट्रैक्टेड बाय 1000 रुपीज, माई EVA विल कम टू 4250। तो मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया 4250 का, विच इज नथिंग बट सॉल्व हेयर। अब आप लोगों को अगर एक परेशानी आई होगी तो वो इस कैलकुलेशन में आ सकती है कि अरे EBIT में से टैक्स को माइनस कर दिया तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बात आपको शायद थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, बिकॉज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है, जो हमने शुरू से सीखा हुआ है कि EBIT में से पहले हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, फिर आता है हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स को माइनस करते हैं और लास्ट में आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी हाँ, हमने यही कैलकुलेशन को ही यहाँ पर परफॉर्म किया है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ थ्रू द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में कुछ इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। देखो आंसर सेम आएगा, आप EBIT में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, इंटरेस्ट वाले पोर्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पोर्शन को मत छेड़िए। आप सिर्फ EBIT में से अगर डायरेक्ट टैक्स के पोर्शन को माइनस कर देते हैं, वट यू विल गेट इन रिटर्न इज नथिंग बट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और ये चीज़ अब हम देखेंगे इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। तो सिर्फ इलस्ट्रेशन 2 को एक बार समझ लीजिए और फिर मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। XYZ लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें लाइबिलिटी साइड बेसिकली दी हुई है ताकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का पता लग सके। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होते हैं। ठीक है, और दोनों को ही हम इक्विटी पोर्शन में ट्रीट करते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 144.44 लाख का, और ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं 20.38 के, बट ट्रेड पेबल्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट माई कैपिटल आई बेसिकली मीन माई लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना, सो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ही कैपिटल की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है, हेंस ट्रेड पेबल्स वहां पर नहीं आएंगे। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि मुझे EBIT दिया हुआ है 2284 लैक्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है 13.48 लैक्स, टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट मुझे दिया हुआ है ताकि मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकूं। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल में हमने कहा कि NOPAT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो NOPAT निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है EBIT माइनस टैक्सेस। चलिए इस क्वेश्चन में भी यही करते हैं। EBIT मुझे दिया हुआ है 2202.84 लैक्स, और इसमें से मैं 30% के टैक्सेस को माइनस कर देता हूँ। 2202.84 लैक्स माइनस 30%, मेरा नेट NOPAT आ जाएगा 1541.988। लेकिन ICI ने अब इसे कैसे सॉल्व किया है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें EVA निकालना है और हम निकाल लेंगे इजीली। EVA का फॉर्मूला होता है NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये तीनों अमाउंट्स मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेंगे। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितनी आ गई 2439.52। ठीक है, जिसमें से इक्विटी पोर्शन मेरा इतना है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूँ, और ये मेरा लॉन्ग टर्म डेट है, और दोनों का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। और अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूँ, देन दिस वुड अमाउंट टू 12.07%।
ठीक है। सो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये वाला पोर्शन अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कशन थी नो पैट की, आइए उसको शुरू करते हैं। नो पैट का फॉर्मूला दिया हुआ है पीबीआईटी, या इसे आप ईबीआईटी बोल लीजिए, एक ही बात है। पीबीआईटी में से पहले इन्होंने इंटरेस्ट को माइनस किया है, फिर टैक्स को माइनस किया है, और फिर इन्होंने इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स वापस से ऐड बैक किया है नो पैट को कैलकुलेट करने के लिए। यानी इन्होंने ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट को माइनस किया, उसके बाद यहाँ पर आ गया ईबीटी, और उसमें से इन्होंने टैक्सेस को माइनस किया, तो इनके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और पैट में इन्होंने फिर से इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड किया अपने नो पैट को कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले पीबीआईटी लिया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो पीबीटी आ गया, उसमें से टैक्स माइनस किया तो पैट आ गया, और उसमें फिर से इन्होंने इंटरेस्ट बट नेट ऑफ टैक्स वाले पोर्शन को ऐड बैक किया, तो इनका नो पैट आ गया 1541.99। और यही हमने डायरेक्टली भी निकाल लिया था ईबीआईटी में से टैक्सेस को डायरेक्टली माइनस करके, हमारा आंसर भी आया था 1541.988। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन में या फिर इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। जो एग्जाम्पल था वहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दी हुई है, जो इलस्ट्रेशन है वहां पे इनडायरेक्ट कैलकुलेशन दी हुई है। सो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू नो आपको कैसे सॉल्व करना है, और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो नेचुरली आपको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है जी, चलिए हमारे पास नो पैट आ चुका है हमारा, ठीक है, और उसमें से हमें अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, तो फाइनल आंसर हमारा ईवीए का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर डिस्कशन खत्म होती है हमारे फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस की तीनों पोर्शन की। पहले हमने डिस्कशन करा है दोस्तों रेजिडुअल इनकम के बारे में, फिर हमने डिस्कशन किया आरओआई के बारे में, और लास्ट डिस्कशन थी हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में। तो तीनों डिस्कशंस यहाँ पर ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स के बारे में दोस्तों।